नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तरंग यानी कि वेव। वेव पे जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका ये MCQ है, इस सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर सबको देना है। इसमें क्या बोला गया, किस रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। कलर पूछा गया, हालांकि मैं कलर को लाइट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये वेव चैप्टर में भी पूछा गया तो मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। ऑप्शन में है लाल, नारंगी, नीला और बैगनी। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है पूछा गया। तो भैया बैगनी जो रंग होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया निम्न में से क्या तरंगदैर्घ्य की विशेषता नहीं है। कहा गया तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्त, माध्यम। जो तरंगदैर्घ्य होता है, कहा गया निम्न में से क्या तरंगदैर्घ्य की विशेषता नहीं है। तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ तो होगा ही तरंग में। कहा गया आयाम, तो आयाम भी होगा, आवृत्त भी होगी, लेकिन माध्यम विशेषता नहीं है। क्योंकि जो आपका मैं बात करूं साउंड, ध्वनि, तो ध्वनि जो तरंग है उसमें माध्यम नहीं होगा, सॉरी माध्यम होगा, लेकिन और जो आपके जैसे कि मैं बात करूं लाइक डेट लाइट हुआ, विजुअल लाइट हुआ, और विजुअल लाइट के अलावा बहुत सारे ऐसे विजुअल लाइट, एक्स रे और गामा रे, इंफ्रारेड, इन सबको माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें माध्यम की जरूरत होती है साउंड में। तो यहां पे माध्यम विशेषता नहीं है, जरूरी नहीं कि माध्यम ही हो, यानी कि माध्यम अगर नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, होगा तो काम चलेगा। केवल साउंड के लिए है कि ध्वनि ऐसा है, जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं उनको चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, माध्यम कोई विशेषता नहीं है। बाकी चाहे वो मैं बात करूं कि वेव यानी कि साउंड वेव हैं, ध्वनि तरंगे हैं, या फिर आपकी बात करें कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, या फिर आपके माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, इन सब पे आपके माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवृत्त होगी, आयाम होगा और तरंगदैर्घ्य होगी, इन सब में होगा। लेकिन जो आपके साउंड होंगे, साउंड में केवल क्या होगा, साउंड में माध्यम की नीड होती है, बाकी किसी में जरूरत नहीं होती। नीड में यानी कि मैं बात करूं तो माध्यम भी चलेगी, बिना माध्यम के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा। तो कहा गया यह बढ़ जाती है, या समान रहती है, या घट जाती है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो भैया जब एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, क्या हो जाती है, वो घट जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, जब एक तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका जो वेवलेंथ है क्या होगा, वेवलेंथ घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। इतना याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, निम्न, उच्च, समान, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो विरलीकरण भैया, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब निम्न होता है। विरलीकरण वहां होता है जहां हवा का दाब क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या क्या खुल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विरलीकरण होता है वहां जहां होता है, वहां जहां पे हवा का दाब क्या होगा, निम्न होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होगा। जहां वायु दाब क्या होगा, संपीड़नों का निर्माण कहां पर होगा, संपीड़नों का निर्माण होगा जहां पे वायु दाब क्या होता है भैया, जहां पे वायु दाब उच्च होता है। वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। एयर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यह किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक, मूल या अनुप्रस्थ। तो भैया यहां पे कहा गया कण विक्षोभ के प्रसार की जो दिशा होगी लंबवत होगी, लंबवत होगी, प्रसार की दिशा लंबवत होगी। यह किस प्रकार की तरंग पर चर्चा किया गया, तो भैया अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं ये लंबवत होती हैं, यानी कि बात करें तो ऐसे देखे हो ना, ये लंबवत करती है ना, लंबवत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्या बोला गया, अगला बोला गया विस्फोट के, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, स्थिर। तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर, समुद्र के तल पर जो बनने वाली तरंगे होती हैं, बनने वाली तरंगे होती हैं, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं उनमें से कौन सी तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो लहर के रूप में चलती। मान लो यहां किसी सिरे से आप रस्सी को बांधो और रस्सी को ऊपर नीचे करो तो जो ऐसी तरंगे होंगी उनको अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना, जैसे आप किसी तालाब में जाओ, साइड में खड़े होकर पत्थर फेंक दो तो उसमें जो लहरें निकलेंगी कुछ इस तरीके से निकलेंगी, विक्षोभ जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, उन्हें कौन से तरंगे बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे अभी हम लोग डिस्कस किए थे, यहां पे अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो लंबवत चलती हैं। जैसे आप देखो साउंड होगा रिकॉर्डिंग का या किसी के हार्ट बीट का जो देखे होंगे उस पे जो चलती हैं कुछ ऐसे चलती हैं, वो लंबवत ऊपर नीचे दोलन करती हैं, ऐसे देखे हो ना इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बोलेंगे। लेकिन अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुदैर्ध्य ऐसे चलती हैं, ऐसे। दोनों में अंतर समझ पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहा गया पदार्थ तरंगदैर्ध्य, प्रकाश तरंगदैर्ध्य, निम्नलिखित, अच्छा ऑप्शन गलत पढ़ लिया क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंगे हैं वो आपके जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे हैं वो भैया क्या आपके अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही पार्ट हैं, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग, ये दोनों किसके पार्ट हैं, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही पार्ट हैं। सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है पदार्थ, तरंगदैर्ध्य, परिमाण, ऊर्जा। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़नों और दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उनकी बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, उनकी बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, तो उनकी बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य कहा जाएगा। ये थोड़ा सा आज क्या हुआ है, अपने आप क्वेश्चन चेंज हो रहा है स्लाइड पे, इतना समझ में आ गया। अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलो इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग,
अनुप्रस्थ तरंग। आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन की प्रक्रिया शामिल है भैया? तो अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अनुदैर्ध्य तरंग में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तरंग। तरंग का वेग, आवृत्त और तरंग दैर्ध्य है, इसमें रिलेशन बताना है भैया। तो इसमें जो v इक्वल होता है आपका, यानी कि v इक्वल क्या होता है? वेग इक्वल वेलोसिटी इक्वल क्या होगा? वेग इंटू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू इंटू मैंने h, एक मिनट, इसको वेव लेंथ को लैम्डा बनाओ यहां पे ए। वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर होगा आवृत्त गुणे में क्या भैया? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आवृत्त वेग, इसको याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आते हैं, कहा गया v इक्वल 1/f लैम्डा, गलत है। कहा गया v इक्वल f, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर ... से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है? गामा, लैम्डा, बीटा, अल्फा। तो भैया लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहां तक समझ पाए? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो भैया दोनों अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं। दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, नहीं होती हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। कहा गया ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, गलत है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती, अनुदैर्ध्य होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। कहा गया ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, सही है, बिल्कुल सही है। कहा गया और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया ... एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। ऊंचाई, तरंग दैर्ध्य, तरंग गति, आवृत्ति। तो भैया ऊंचाई जो है, ऊंचाई एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। कहा गया मूल का 3 गुना, मूल का 2 गुना, मूल का 1/3, मूल का आधा। तो भैया जब किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी होगी तो तरंग दैर्ध्य उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आवृत्ति 2 गुनी होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? 2 गुना, यानी कि कम होगा, यानी कि आधा हो जाएगा। 2 गुना कम होने का मतलब क्या हुआ? आधा। तो आधा हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर भैया डी सही हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि ... से बढ़ती है। आयाम से, आयाम बढ़ने से, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से, पिच बढ़ने से। तो जो रेडियो होता है भैया, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि ... से बढ़ती है। तो आयाम बढ़ने से, आयाम बढ़ने से क्या होता है? आयाम बढ़ने से ध्वनि, जो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहा गया तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है।
तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। तो भैया अगर मैं बात करूं तो एक जो तरंग होंगी, कोई भी तरंग है उसमें तरंग में जो आपकी तरंग की विशेषताएं हैं, तरंग है उसमें तरंग होगी, चाल भी होगी, आयाम भी होगा, तरंग दैर्ध्य भी होगी और आवृत्ति भी होगी। ये सभी किसकी विशेषताएं हैं? तरंग। तरंग में इतनी चीजें होती हैं, इसलिए सब क्या है? तरंग की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, तरंग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्त डॉट डॉट में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई गई। ओम, डेसिबल, एम्पियर और हर्ट्ज। 4 विकल्प आपके पास हैं, आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो भैया आवृत्त जो होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी, आवृत्त जो होगी वो डॉट डॉट में प्रकट की जाती है। तो किस में प्रकट की जाती है? हर्ट्ज में प्रकट की जाती है। आवृत्त फ्रीक्वेंसी जो है भैया हर्ट्ज में, इसका संकेत कैपिटल एच और स्मॉल जेड, हर्ट्ज में प्रकट की जाती है, जो ये दर्शाता है कि प्रति सेकेंड घटना कितनी बार दोहराई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डॉट डॉट कहलाता है। विरलन, अनुनाद, संपीडन, दोलन। 4 विकल्प है आपके पास, बताना है। तो भैया ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीडन कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीडन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहा गया यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी है तो तरंग दैर्ध्य होगी L, 2L, 3L, L/2। 4 विकल्प है, आपको बताना है। तो भैया यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी है तो तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? 2L होगी। कितनी होगी? 2L, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 2L होगी। अगला प्रश्न, कहा गया निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य बताना है आपको। तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी वेवलेंथ किसमें होगी? 100 हर्ट्ज की आवृत्त वाली तरंग, 200 हर्ट्ज की आवृत्त वाली तरंग, 300 आवृत्त की वाली तरंग और 400। तो भैया जो 100 हर्ट्ज है, इसमें इसकी जो आवृत्त होगी, फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंग होगी, ये सबसे लंबी होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है। तो गहराई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आवृत्त, विस्थापन, परिमाण, आयाम। तो तरंग की गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है, आयाम कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तरंग का दोलन, तरंग का समय काल, तरंग की आवृत्ति, तरंग में आने जाने की गति। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है भैया कौन सा विकल्प सही होगा। तो किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समय काल कहा जाता है, टाइम पीरियड समय काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समय काल या आवर्त काल कहें तो आवर्त काल भी बोला जाता है इसको, टाइम पीरियड, आवर्त काल, ठीक है, या समय काल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डे में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यांत्रिक तरंगे। तो भैया एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर जो आपके हड्डी टूटने पर रेडियोग्राफी करते हैं, वो किस किरण के द्वारा करते हैं? तो एक्स किरण के द्वारा वो भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रेज क्या हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो भैया जो आपके इंफ्रारेड किरणें हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी खोज मैक्सवेल ने किया था, जो फोटॉन की बनी होती है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी होंगी 7 होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है? 7 होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 होती हैं और इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये माध्यम तथा निर्वात दोनों में गमन कर सकती हैं। इसको याद रखोगे, ठीक है। तो 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए आज की क्लास में। कल इस पे और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 25 और 40 के समथिंग और प्रश्न बचे हैं जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो वेब पे इतने प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस किए। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न में डाउट है, उसको मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।